हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजांग आईएएस। आज हम इंडियन एक्सप्रेस के तीसरे लेक्चर पे आ गए हैं। आज है डेट 28 अप्रैल 2023। आज के इंडियन एक्सप्रेस में कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं जो कि हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हमारे प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो और ये डेली जो डेली करंट अफेयर्स हो रहे हैं उसी से रिलेटेड न्यूज़ आती है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आज देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन सी न्यूज़ है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहला जो न्यूज़ है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बिग चेंज इन स्मॉल टाउन्स। इसको थोड़ा सा देखेंगे क्या है। अभी जो आप लोग थोड़ा सा देखते होंगे सेंसेक्स बाजार बढ़ गया है, घट गया है, उसमें थोड़ा सा चीज़ें देखेंगे। ये अब कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे जीएस के लिए। ये जीएस 3 में जो आपका इंडियन इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उससे रिलेटेड है। वहाँ पे एक आपको एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाता है कि लिखने के लिए मेंस आंसर को, उसको मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, दूसरा है कि स्टेट ऑन सेम सेक्स मैरिज। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह के ऊपर इस सुनवाई चल रही है कि इन समलैंगिक विवाह के जो कानून है उसको सही किया जाए, उसको पारित किया जाए ना किया जाए, समलैंगिक विवाह के ऊपर कानून बनाया जाए ना बनाया जाए, उसको मान्यता दी जाए या ना दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उस पर बहस चल रही है। तो सरकार ने अपना पक्ष रखा है। तो क्या पक्ष रखा है उसको देखेंगे। और ये LGBTQ होते क्या है उसको आज इमेज के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तीसरी न्यूज है कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। अभी मैंने एक सूडान के ऊपर वीडियो बनाई थी कि सूडान में जो क्राइसिस चल रहा है वहां पे क्यों क्राइसिस चल रहा है। तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा मिलिट्री और जो पैरामिलिट्री है उसके बीच में लड़ाई चल रही है। तो जो पैरामिलिट्री हो उसको बोलते हैं रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। अब ये कैसे इतनी पावरफुल हो गई उसको देखेंगे। ठीक है, और लास्ट न्यूज है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, रेसलर्स इन सुप्रीम कोर्ट व्हाट लास्ट सेज ऑन FIR इन सेक्सुअल हरासमेंट केस। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो कुश्ती ये पहलवान हैं, महिला पहलवान बहुत सारे जो जंतर मंतर पे आई हैं, क्या नाम, अपना प्रोटेस्ट करने के लिए। 2 दिन पहले मैंने कवर भी किया था कि वो लोग प्रोटेस्ट करने क्यों आई हैं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में उनका ये मामला गया है। तो अब इस पे ये क्वेश्चन है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है यानी कि जो यौन उत्पीड़न है उसके ऊपर कानून क्या कहता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये इसकी सुनवाई क्यों कर रहा है उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूज से स्टार्ट करते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बिग चेंज इन स्मॉल टाउन्स। आप लोग देख रहे होंगे कि अगर थोड़ा सा न्यूज उससे अवेयर होंगे तो उसमें देख रहे होंगे कि पिछले 2-4 सालों में कोरोना के बाद से जो हमारा सेंसेक्स है, सेंसेक्स बाजार, सेंसेक्स क्या होता है उसको एक मिनट दिखा देता हूं आपको। सेंसेक्स देखिए, सेंसेक्स ये होता है, आप लोगों ने देखा होगा, इसकी ऐसी पिक्चर देखी होंगी, क्या नाम, जहां पे सेंसेक्स का दिखाया जाता है ऐसे सेंसेक्स ये बढ़ रहा है। ठीक है, ये होता है सेंसेक्स। ये कहां पे है, जिसको बोलते हैं BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो मुंबई में है। ठीक है, ये होता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, देखा होगा ऐसे म्यूचुअल फंड दिखाते हैं न्यूज में कि ये होता है म्यूचुअल फंड, जहां पे पैसा लगाया जाता है किसी न किसी क्या नाम, म्यूचुअल फंड में, एक स्कीम में। तो लोग पैसा लगाते हैं तो उससे कमाई होती है, तो कंपनियों का जो सेंसेक्स होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये होता है सेंसेक्स और BSE। तो अब इसमें देखते हैं कि क्यों इसमें अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये BSE है, सेंसेक्स है, वो पिछले 2-3 सालों में काफी तेजी से बढ़ चुका है। ठीक है, काफी तेजी से, मतलब बहुत लोग कह रहे हैं कि 100% से ज्यादा बढ़ चुका है। अब 30,000 50,000 ऐसे आप देखते होंगे कि 30,000 50,000 इतना इतना सेंसेक्स बढ़ चुका है। ठीक है, यानी कि उसको बोलते हैं सेंसेक्स को, सेंसेक्स यानी कि जो ये खुदरा बाजार है, ठीक है, वहां पे इतनी तेजी आ चुकी है। तो अब बात आती है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले जो ये सेंसेक्स था, म्यूचुअल फंड था, ये जो बड़े बड़े शहरों में जो लोग थे वहां पैसा, वहीं वहीं के लोग पैसा लगाते थे। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, लखनऊ हो गया। तो यहाँ के जो बड़े लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो थोड़ा सा मालूम था इसके बारे में कि है क्या, ठीक है, वही लोग पैसा लगाते थे। लेकिन अभी ये 2-4-6 सालों में ऐसा देखा गया है कि अब जो छोटे छोटे टाउन्स हैं, जैसे मान लीजिए क्या नाम, आप उत्तर बिहार के या उत्तर प्रदेश के या बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, वहां पे जो छोटे छोटे टाउन होते हैं, जैसे मान लीजिए पटना हो गया, बक्सर हो गया, चंपारण हो गया, गोरखपुर हो गया। ठीक है, ये जो छोटे छोटे जिसको बोलते हैं Tier 2 सिटी, टीयर 3 सिटी। अब क्या हो गया है, आप लोग देख रहे होंगे जो यहाँ के युवा हैं और जो लोग हैं यहाँ के, वो अब सेंसेक्स बाजार में, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे, पैसा लगा रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी आ गई हैं, बहुत सारे, जैसे ग्रो बाजार आ गया है, स्टॉक मार्केट आ गया है, बहुत सारे ऐसी क्या नाम, कंपनियां और एप्स आ गए हैं जो कि आपको मोबाइल पे ही उसका बताते हैं कि क्या बाजार का अपडेट है क्या नहीं है।
तो अब ये देखा गया पिछले 2-3 सालों में कि जो बड़े शहर थे, वहां से अब जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वहां से शिफ्ट होके अब दूसरे टाउन पे शिफ्ट हो रहा है, जैसे टियर 2 सिटी, टियर 3 सिटी। ठीक है, तो इसको ये बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से और बहुत जल्दी आया है। ठीक है, तो उसी को पहले समझते हैं कि डेटा देख लेते हैं क्या है डेटा। आप लोग देख रहे होंगे, इसमें देखिए शेयर ऑफ सिटीज लिखा हुआ है, शेयर ऑफ सिटीज लिखा हुआ है कि कैसे डेटा को बदला हुआ है। जून 2014 में जो टॉप 5 सिटीज है, टॉप जो बड़ी 5 शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इनका जो सेंसेक्स बाजार में शेयर था वो 73% था। ठीक है, 73% के आसपास था। और जो जून 2014 में, अब मार्च 2020 में जो इनका शेयर जो हो गया वो घट गया, वो 73% से 62% पे आ गए। इसका मतलब जो हो गया, जो 10% जो इनका शेयर था, इन्वेस्टमेंट का मार्केट शेयर था टॉप 5 बड़ी सिटीज का, 5 बड़े शहरों का, वो अब घट गया 73% से 62% पे आ गया। इसका मतलब क्या है, जो 10% घटोतरी हुई वो कहां पे इन्वेस्ट हुआ, वो टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटी, यहां के लोगों ने इन्वेस्ट किया सेंसेक्स बाजार में। ठीक है, वही चीज यहां पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट 10 सिटीज 12%, नेक्स्ट 20 5% इनका शेयर, नेक्स्ट 75 5.5% शेयर। ठीक है, तो यानी कि इन 6-7 सालों में जो इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश का तरीका था वो बड़े शहरों से शिफ्ट होकर छोटे शहरों में आ गया। ठीक है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खुशी की बात है, और क्या नाम, बहुत इसको ज्वाइस करना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, अब डिसेंट्रलाइज हो रही है। डिसेंट्रलाइज मतलब कि जिसमें अब डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से समावेशी विकास हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं, जो बड़े शहरों के लोग ही अब सेंसेक्स बाजार में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब छोटे शहरों के लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अब वो एक्सपैंड कर रही है, वो बढ़ रही है। ठीक है, बड़े शहरों में ना होकर छोटे शहरों के लोग भी अब क्या नाम, सेंसेक्स बाजार में पैसा लगा रहे हैं। अब बात आती है कि छोटे शहरों के लोग पैसा क्यों लगा रहे हैं। आप लोग अब क्योंकि अब इंटरनेट का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण का जमाना है, तो लोग क्या, अब जो हम लोग क्या हैं, अब लोगों की इच्छाएं यानी कि एस्पिरेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लोग सभी लोग चाहते हैं कि मेरी अच्छी नौकरी लगे, अच्छे शहर रहें, अच्छे शहर में रहूं, अच्छे बच्चों को पढ़ाऊं, ठीक है, अच्छे स्कूलों में पढ़ाऊं और अच्छी जगह वो जॉब लगे। तो अब लोग पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, उससे क्या नाम, उनकी नौकरी में बढ़ोतरी हो रही है, उनको ठीक ठाक सैलरी की नौकरी में मिल रही है। लोग अपनी जो सैलरी का दायरा है उसको बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग नए नए तरीके खोज रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग यहाँ पे इन मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कारण हो गया कि जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वहां, उसमें लोगों का एस्पिरेशन यानी कि उनकी जो उत्कंठा है कि हम पैसा कमाने की, वो भी बढ़ रही है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात। ठीक है, इसको आप GS3 में जो इकोनॉमी का पेपर है उसमें 1-2 पॉइंट इसको यूज कर लिख सकते हैं कि अब क्या हो गया है, सेंसेक्स जो हो गया है टॉप 5 सिटीज से शिफ्ट होके टियर 2 टियर 3 सिटी में भी जा रहा है। ठीक है, वो डेटा क्या हो गया वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अगली न्यूज पे चलते हैं। ये क्या है, स्टेट ऑन सेम सेक्स मैरिज, इसको देखते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप दिया जाए या ना दिया जाए, उसके ऊपर बहस चल रही है। तो उसमें सरकार अपना पक्ष रख रही है और जो समलैंगिक विवाह को मानने वाले हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि समलैंगिक विवाह को ये मान्यता क्यों नहीं दी गई थी। आपको पता है कि 2018 में एक जजमेंट आया था, नवतेज सिंह जौहर का जजमेंट। उसमें जो अपना IPC है, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसका सेक्शन है 377 उसमें ये कहा गया था 2018 से पहले कि कोई भी अगर समलैंगिक संबंध बनाता है वो कानूनी रूप से अवैध है। ठीक है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर केस में समलैंगिक जो संबंध थे उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब उसको वैधानिक रूप प्रदान कर दिया। यानी कि अगर कोई भी समलैंगिक संबंध बनाता है किसी दूसरे के साथ तो उसको अब कानूनी बाध्यता है। ठीक है, वैधता है। अब उस पर कोई भी कोई भी उस पर फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये इलीगल है। ठीक है, तो उसी के बाद से ये डिमांड उठी थी कि अब जो समलैंगिक जो संबंध हैं उनके विवाहों को भी कानूनी मान्यता दिया जाए। तो एक बात आती है कि LGBTQ जो है यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और ये क्वीर, ये इन लोगों की तरफ से डिमांड आई कि सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप दिया जाए।
तो ये समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि पहले LGBTQ होते कौन है, ठीक है, उसके पहले देख लेते हैं। तो उससे पहले देखते हैं कि LGBTQ होते क्या है। देखिए ये एल का मतलब होता है लेस्बियन। लेस्बियन मतलब होता है जब दो लड़कियां आपस में संबंध स्थापित करती हैं तो उसको बोलते हैं लेस्बियन। ये देखिए ये होते हैं लेस्बियन, ये दो लड़कियां हैं आपस में संबंध बना रही हैं तो उसको बोलेंगे लेस्बियन, ठीक है, लेस्बियन बोलेंगे। और गे होता है जब दो लड़के आपस में संबंध बनाते हैं, जो दो पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं उसको बोलते हैं गे, ठीक है, ये देखिए ये है गे, ठीक है। उसके बाद एक आता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है एक ही इंसान के अंदर आदमी और औरत दोनों के गुण रहते हैं, तो जब वो ऐसे लोगों से संबंध बनाता है तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ये देखिए एक इंसान है लेकिन वो लड़के से भी संबंध बना रहा है और लड़की से भी संबंध बना रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। उसके बाद आता है ये ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर आप लोग जानते ही होंगे, जो कि एक सभी जगह देखने को मिल ही जाता है, जिनको क्या नाम एक सो कॉल्ड प्रताड़ना के रूप में उनको गलत नामों से संबोधित भी किया जाता है। जैसे उनको बहुत जगह समाज में उनको छक्का भी बोला जाता है, जो कि बहुत गलत तरीका है बोलने का, ठीक है। तो ये होते हैं ट्रांसजेंडर, इनको जान ही रहे होंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आता है एक और समूह, एक और आता है जिसको बोलते हैं क्वीर। क्वीर मतलब होता है विचित्र, यानी कि ऐसा इंसान जिसमें आदमी है कि महिला है कि इंसान है पुरुष है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद भी वो सभी संबंध बना रहा है, तो ऐसे ऐसे जो संबंधों को बोलते हैं क्वीर, यानी कि विचित्र। ये देख रहे होंगे। अब ऐसे लोग क्या है, इनको ना पहचान पा रहे हैं आप लड़का है कि लड़की है, ये ना पहचान पा रहे हैं लड़का है कि लड़की है, ठीक है, तो ऐसे संबंधों को बोलते हैं विचित्र, यानी कि क्वीर संबंध, ठीक है। अगर आपको और भी जानकारी लेनी है इसके बारे में थोड़ा सा और क्या होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं ये लोग, तो एक मनोज बाजपेयी जी की एक मूवी आई थी अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ आई थी, बहुत अच्छी मूवी है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, यूपीएससी के हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, ठीक है, इसको देख सकते हैं आप लोग। अब उस पर बात करते हैं कि इसमें क्या है क्या, कि अब जो समलैंगिक विवाह के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो जो सेंटर है यानी कि केंद्र सरकार है, उसने अपनी कुछ दलीलें पेश की हैं कि एक समलैंगिक कानून विवाह को कानूनी वैधता ना दी जाए। उसके पीछे क्या कारण है वो समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ये कहा कि जो मैरिज है, जो शादी है, वो हमारे कानूनों में, हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि जो शादी है वो किन्हीं महिला या पुरुष के बीच में ही हो सकती है, ठीक है, जो शादी है वो किन्हीं महिला या पुरुष के बीच में ही हो सकती है। अब इन्होंने कहा कि अगर कोई नई मैरिज डिफाइन करनी है कि महिला या पुरुष के बीच में अगर कोई शादी डिफाइन करनी है, तो वो परिभाषित करने का काम केवल केंद्र सरकार के पास और ज्यादातर संसद के पास है, ठीक है, तो उसको कोई कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकता कि महिला पुरुष या किसी और के साथ शादी अगर नए तरीके से संबंध बन रहा है तो शादी को परिभाषित करने का काम केवल संसद ही कर सकती है। तो पहला इनका पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसमें सरकार को दखल नहीं देना चाहिए किसी की शादी में। किसी की शादी हो रही, कोई शादी करना चाहता है तो सरकार को दखल नहीं देना चाहिए, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। लेकिन तो इसमें केंद्र सरकार का यह कहना है कि बिल्कुल दखल देना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि अगर दो लोग शादी करते हैं तो अगर उनका क्या नाम, मान लीजिए उनका डाइवोर्स हो गया, ठीक है, तब उसमें क्या नाम सरकार बीच में आती है, कानून आता है। अगर उनके बच्चे होते हैं, वो कौन बच्चा किसको गोद लेगा, किसकी प्रॉपर्टी लेगा नहीं लेगा, उसके लिए क्या नाम सरकार आती है, सरकार का कानून आता है। बच्चे होंगे तो उनके बच्चों की पढ़ाई क्या कैसे होगी, कहाँ पढ़ने जाएंगे, वो सब कौन डिसाइड करता है? सरकार डिसाइड करती है, ठीक है। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में लड़का लड़की के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, तो उसको डिसाइड कौन करता है? सरकार ही डिसाइड करती है किसी न किसी कानून के माध्यम से। तो इसीलिए सरकार का ये कहना है कि जो दो लोगों के बीच में शादियां हो रही हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें सरकार को दखल नहीं देना चाहिए, तो वो गलत तरीका है। बिल्कुल सरकार को दखल देना चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार के जो वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल जो हैं तुषार मेहता, उनका कहना है, ठीक है। तीसरा है कि बहुत लोग कहते हैं कि जो राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार है, कि जैसे 2017 में केएस पुट्टास्वामी का एक जजमेंट आया था कि उसमें यह कहा गया था कि लोगों को जो निजता का अधिकार है वो मूलभूत अधिकार है, ठीक है। तो यानी कि अगर वो शादी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, ना कि सरकार का पर्सनल मैटर है, ठीक है। तो उसमें ये कहते हैं, केंद्र सरकार के जो वकील कहते हैं कि बिल्कुल आपका निजता का व्यवहार है, आप अपने बेडरूम में क्या कर रहे हैं वो सरकार को उसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन
अब मान लीजिए आप में लड़ाई होती है, आपके जो बच्चे होते हैं, आपके जो ये होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, इसमें कुछ अनबन हो जाती है, उसमें हर तरीके से सरकार शामिल, उसमें आप झगड़ा होता है तो आप कोर्ट के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। तो ऐसे समय पे सरकार बिल्कुल सामने आती है। तो सरकार ऐसे मामलों को उन्होंने कहा कि संसद को ही डिसाइड करना चाहिए, जिससे कि पूरी तरीके से समग्रता में देखा जा सके। ठीक है, उसके बाद वही चीज पार्लियामेंट मस्ट डिसाइड। एक यह एक बात आई कि ये सब जितने भी मुद्दे हैं पार्लियामेंट को ही डिसाइड करना चाहिए, यानी कि संसद को डिसाइड करना चाहिए कि कौन किसके साथ शादी कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि और क्या पॉइंट है। हाँ, एक पॉइंट और बात आती है कि जो शादी है, अब इसमें एक बात आती है कि जो समलैंगिक विवाह के जो समर्थन वाले लोग हैं वो कहते हैं कि समलैंगिक विवाह को एक स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है, विशेष विवाह अधिनियम बना हुआ है 1954, उसके तहत अलाउ करना चाहिए। तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि विशेष विवाह अधिनियम जो है वो उसमें भी ये बताया गया है कि जो आदमी और औरत होंगे वही शादी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मान लीजिए कोई गे है, यानी कि लड़का लड़का है और या लड़की लड़की शादी करने चाहते हैं, तो इसमें हस्बैंड कौन होगा, वाइफ कौन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा। ठीक है, इसको डिसाइड करने के लिए एक कानून चाहिए, समग्र रूप से विचार करना चाहिए, और विचार कौन करेगा, संसद करेगा, इसीलिए संसद को ही कानून बनाना चाहिए। ठीक है, और उसमें एक दो पॉइंट आता है कि जो कानून है कि स्पेशल मैरिज एक्ट यानी कि विशेष विवाह अधिनियम, उसमें यह कानून है कि जो औरत है यानी कि जो वाइफ है, वो अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा कुछ उसका जो पति है कहीं और तरीके से संबंध बनाना स्थापित करता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर वो पत्नी कर सकती है। अब इसमें अब मान लीजिए ऐसी कोई घटना होती है या जो दो समलैंगिक विवाह अलाउ हो जाता है, अब उसमें हस्बैंड कौन होगा, वाइफ कौन होगा, कौन किसके खिलाफ एफआईआर करेगा, वो डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ऐसे मुद्दों को सरकार को ही या पार्लियामेंट को ही डिसाइड करना चाहिए। और उसके बाद आता है कि ये पर्सनल लॉज के ऊपर भी इसका इफेक्ट होगा। अब कहते हैं कि इसका इफेक्ट जो है वो आने वाली जनरेशन पे पड़ेगा। मान लीजिए कोई समलैंगिक विवाह को हम अलाउ कर देते हैं तो पब्लिक में लोग ऐसे क्या नाम इस चीज को करने लगेंगे, इसको शो ऑफ करने लगेंगे। इससे जो आने वाली जनरेशन है उनके ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, उनके ऊपर असर पड़ेगा तो हमारी जनरेशन खराब हो सकती है, ऐसा सेंटर का कहना है। ठीक है, तो ये था सेंटर का जो स्टांस है, वो सुप्रीम कोर्ट में जो उनके वकील हैं तुषार मेहता, उन्होंने सबमिट किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप दिया जाए या ना दिया जाए। तो ये तो था सेंटर का स्टैंड। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में वीडियो देखनी है तो मैंने द हिंदू एडिटोरियल में 5 अप्रैल को एक डिटेल में इसके ऊपर समझाया है कि समलैंगिक विवाह कानून होता क्या है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। उसको आप उजांग सर लाइव या उजांग जीएस एनसीईआरटी के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, अगली उस पे चलते हैं। अगला जो न्यूज है कि रेसलर्स इन सुप्रीम कोर्ट व्हाट लॉ सेज ऑन एफआईआर इन सेक्सुअल हरासमेंट केस। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो बहुत सारे जो पहलवान हैं वो जंतर मंतर पे आए हुए हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं जो माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी, उनके ऊपर केस चलाया जाए, सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि यौन उत्पीड़न का केस चलाया जाए। अब ऐसा वो लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो लोग उनका ये मानना है कि 2012 के दौरान इन्होंने अपने चैम्बर में कुछ माइनर लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न किया था, जो ऐसी लड़कियां पहले बोल नहीं पाई थी, अब बोल रही हैं। तो इसी खिलाफ इनका वो चलाया जाए। अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसका वीडियो बनाया था कि ये लोग क्यों यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बात आती है कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून क्या है, क्या कानून हमारा कहता है। तो उसमें ये कानून है हमारे, उसमें सेक्शन 154 ऑफ आईपीसी एक है। उसमें एक धारा है कि अगर कोई भी यौन उत्पीड़न होता है तो जाके आप 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा तक की सजा हो सकती है, आप एफआईआर कर सकते हैं। ठीक है, आप एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन कहां पे कर सकते हैं, जहां पे ये मामला हुआ हो। मान लीजिए मैं दिल्ली में बैठा हूं। ठीक है, दिल्ली में कोई केस हुआ, मेरे साथ कोई केस हुआ, तो मैं जो एफआईआर करूंगा वो दिल्ली के ही किसी पुलिस स्टेशन में करूंगा। ठीक है, तभी वो मान्य होगा। लेकिन जो अब ये लोग रेसलर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो दिल्ली में एफआईआर करवा रहे हैं। ठीक है, अब वो जो घटना हुई थी वो कहीं और घटना हुई थी, लेकिन अब दिल्ली में एफआईआर करवा रहे हैं। तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है जीरो एफआईआर, यानी कि जीरो एफआईआर एक हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो एफआईआर का मतलब है कि अगर कोई घटना कहीं और घटित हुई हो लेकिन इसकी एफआईआर कहीं और लिखाई जा रही हो, ठीक है,
तो उस समय पे जो पुलिस स्टेशन होगा वो वहां पे एफआईआर रजिस्टर कर लेगा और जहां का मामला होगा उसको सूचित कर देगा कि हमारे यहाँ ये एफआईआर रजिस्टर हुआ है, प्लीज ये केस अपने यहाँ रजिस्टर कीजिए। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई भी केस हुआ हरियाणा में, हरियाणा के किसी डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए सोनीपत में हुआ, ठीक है, अब यहाँ के लोग दिल्ली आ गए, अब कह रहे हैं तो दिल्ली के यहाँ पे जंतर मंतर जो स्टेशन है यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। तो जो यहाँ का जो पुलिस स्टेशन होगा वो एक 0 एफआईआर रजिस्टर करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो जो जुर्म हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लेगा और कहेगा कि हम यहाँ पे ये एफआईआर रजिस्टर कर ले रहे हैं, लेकिन हम इसको जो हरियाणा का सोनीपत जो जिला है वहां पे जो पुलिस स्टेशन होगा उसको हम सूचना दे देंगे कि ये ऐसा ऐसा जो क्राइम आपके यहाँ पे हुआ था उसका जो एफआईआर हमारे यहाँ रजिस्टर हुआ है, प्लीज अपने यहाँ ये एफआईआर रजिस्टर कीजिए, ठीक है। तो ऐसा ही 0 एफआईआर दिल्ली में जंतर मंतर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करा दिया गया, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए कोई भी किसी के साथ यौन उत्पीड़न होता है, वो स्टेशन जाता है, एफआईआर लिखाने जाता है, तो क्या जो पुलिस स्टेशन का जो अधिकारी है वो एफआईआर लिखने से मना कर सकता है या उसको लिखना ही पड़ेगा? तो जो आपको पता है कि जो दिल्ली गैंगरेप हुआ था, निर्भया कांड हुआ था 2012 में, उसके बाद एक कमेटी गठित हुई थी जस्टिस JB वर्मा, ठीक है, JS वर्मा के नाम पे JS वर्मा कमेटी गठित हुई थी। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि अगर कोई भी यौन उत्पीड़न हुआ और वो एफआईआर लिखाने आया पुलिस स्टेशन, तो जो कोई भी पुलिस अधिकारी वहां पे मौजूद होगा वो क्या नाम एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता, ठीक है, एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता। तो उन्हीं की जो रिकमेंडेशन थी उसको सेक्शन 166 ए के तहत 2013 में आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड उसमें भारतीय दंड संहिता में ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो इसके उसी के तहत अब यहां पे क्या नाम दिल्ली में एफआईआर रजिस्टर हुई। अब बात आती है कि ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है इनके ऊपर पोस्को का मामला यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, यानी कि जो यौन उत्पीड़न के मामले बच्चों के खिलाफ होते हैं उसके लिए एक अलग कानून बना हुआ है, पोस्को एक्ट 2012, ठीक है। उसके तहत क्या होता है कि किसी भी बच्चे के खिलाफ कोई भी अगर यौन उत्पीड़न होता है तो उसके आसपास के जो रिलेटिव हैं वो जिसके खिलाफ हुआ है, जिसने वो यौन उत्पीड़न किया है उसके खिलाफ एफआईआर तुरंत जाके रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें मान लीजिए कोई भी पुलिस ऑफिसर होगा अगर वो मना करता है कि एफआईआर करने से, तो पोस्को एक्ट के तहत आप जो जिले के जो कप्तान होंगे उनसे आप शिकायत कर सकते हैं कि अब कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तो जो जिले के कप्तान होंगे उनके पास कोई 2 ऑप्शन है, या तो वो खुद जांच करें या तो उस पुलिस स्टेशन को बोलें कि एफआईआर रजिस्टर कीजिए, ठीक है। और अगर यहां पे भी मामला सॉल्व नहीं होता है तो पोस्को एक्ट के तहत यह अधिकार दिया गया है कि आप डायरेक्ट जाके मजिस्ट्रेट, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा यानी कि जो निचली अदालतें होंगी वहां के जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास जाके आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही जो मामला हुआ था, इसी मामले को सुनवाई करते हुए दिल्ली में अभी क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये एफआईआर लिखने से मना कर दिया, तो जो ये पहलवाने को जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने जाके ये सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिला किया कि ये जो मामला है सेक्शन 166 के तहत आता है और ऐसा एफआईआर ना रजिस्टर करना ये अपने आप में गलत है, ठीक है। इसको सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट आज जो 28 अप्रैल है आज इसी की सुनवाई करने जा रहा है कि जो मामला है सही बनता है, दिल्ली में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला बनता है नहीं बनता है, ठीक है। तो उसी की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही, ठीक है। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 0 एफआईआर क्या होता है, सेक्शन 154 क्या होता है। ये डायरेक्ट अब यूपीएससी पूछ सकता है कि अगर आप एफआईआर करिए तो उसमें जो पुलिस ऑफिसर होता है वो मना कर सकता है क्या, तो मना नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मना कर सकता है तो उसके बाद ऑप्शन क्या है, तो ये सब आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2021 में इसी तरीके कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। अब आखिरी न्यूज है ये रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की। अभी जो आप लोग देख रहे हैं सूडान में क्राइसिस चल रही है, तो उसमें मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था कि वहां पे जो मिलिट्री है और जो पैरामिलिट्री है उसके बीच में लड़ाई चल रही है। तो जो पैरामिलिट्री है उसको बोलते हैं रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। अब आप लोग ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि वहां की जो पैरामिलिट्री है वो इतनी स्ट्रांग, इतनी मजबूत कैसे हो गई है। हमारे इंडिया में तो पैरामिलिट्री इतनी मजबूत नहीं है कि वो सरकार को चुनौती दे सके।
हमारे यहाँ आर्मी मजबूत है वो कहा जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो पैरामिलिट्री है, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, ये सब इतने मजबूत नहीं है कि सरकार को ही चुनौती देने लगे या आर्मी को चुनौती देने लगे। तो वहां पे इतना मजबूत कैसे हो गए? तो उसके पीछे का एक कारण है कि जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है वो आज नहीं पैदा हुई थी, वो 2013 में वो पैदा हुई थी सूडान के आसपास इलाकों में। वो मैं दिखाता हूं पहले क्या है। ये देखिए, ये है सूडान, कल मैं उसमें दिखाया था, सूडान है ये पूरा इलाका, ठीक है। यहां पे है चैड, ठीक है, उसके बगल का इलाका चैड है, ठीक है। यहां पे एक इलाका है, एक इलाका है जिसको बोलते हैं डार्फर, डार्फर इलाका, डार्फर, ठीक है। अब डार्फर के ही कुछ ये ट्राइबल ग्रुप हैं, ट्राइबल ग्रुप थे जो कि बगल जो देश था चैड, वहां पे सिविल गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। तो यहां पे इन्होंने अपने अपने लोगों को बचाने के लिए एक ग्रुप का बना लिया, ठीक है, एक ग्रुप बना लिया उनसे लड़ने के लिए, ठीक है। तो अब इन्होंने उसको, वहां की जो सरकार थी उसको बहुत ही क्या नाम डिस्टेबलाइज, वहां पे क्या नाम उसको एक तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। तो अब इन लोगों के पास ये शक्ति आ गई कि हम बगल वाले सरकार को हम गिरा सकते हैं, तो अपने सरकार में अपनी प्रभुत्व क्यों नहीं जमा सकते। तो क्या हुआ कि डार्फर के लोगों ने जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है, जो पैरामिलिट्री है, उसमें भर्ती होना स्टार्ट किया और काफी मात्रा में ये लोग भर्ती हो गए, ठीक है। तो अब 2013 से ही ये लोग उसमें मात्रा में भर्ती हो गए। तो 2019 में जो वहां के जो डिक्टेटर थे उमर अल बशीर, जिसकी मैंने फोटो दिखाई थी 2 दिन पहले, अगर वीडियो आप लोग देखा होगा, तो उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और दुनिया के बहुत सारे स्टेट्स में उन्होंने अपने मिलिट्री भेजना स्टार्ट किया, जैसे यमन में भेजा, सऊदी अरेबिया में भेजा, ठीक है, बगल में ये है क्या नाम इथोपिया है, वहां पे भेजा, इजिप्ट वहां पे भेजा। तो जब इनका हर जगह सफलता मिलने लगी तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने देश पे अपने हिसाब से राज करें। इसीलिए इस समय आप लोग देख रहे होंगे जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है वो इतना स्ट्रांग है कि वहां की आर्मी से पंगा ले रही है, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखने की जरूरत है कि यूपीएससी पूछ सकता है कि डार्फर जो ग्रुप है वो कहां के हैं, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट आता है कि वैगनार ग्रुप, जो रसिया के वैगनार ग्रुप हैं, अगर आपको और डिटेल में जानना है रसिया के वैगनार ग्रुप, तो मैंने करंट अफेयर बैच में अपना डिटेल में बताया हुआ है। 199 रुपए में ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है। कल ही की क्लास में 27 अप्रैल की क्लास में मैंने डिटेल में उसके बारे में बताया हुआ है कि वैगनार ग्रुप होते क्या है। तो वैगनार ग्रुप का भी सपोर्ट इनको मिला हुआ है, जो रसिया के एक फाइटर ग्रुप है उनका सपोर्ट मिला हुआ है, इसी वजह से ये इतने आगे हैं, ठीक है। ये देख रहे होंगे ये रैपिड सपोर्ट फोर्स है, ठीक है। तो ये तो थी आज के इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझाना था, आपको बताना भी था। तो आपको ये न्यूज कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है, जरूर प्लीज कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आपको अगर नहीं पता है तो द हिंदू एडिटोरियल की मेरी डेली क्लास होती है सुबह 10:30 बजे, ओजांग सर लाइव और ओजांग जीएस एनसीईआरटी के यूट्यूब चैनल पे, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे, वहां से जाके आप डेली सुबह 10:30 बजे देख सकते हैं, ठीक है। और कल मैं बहुत ही बेहद एक एस्से कैसे लिखा जाता है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो सुबह 10:30 बजे मेरे साथ जरूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।